Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अर्ली डेवलपमेंट इन सी अर्चिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली डेवलपमेंट इन सी अर्चिन। सी एलिगेंस का अर्ली डेवलपमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा वुल्वा पे भी मैंने बनाई है डेवलपमेंट की, और लिम्ब फॉर्मेशन पे भी, वो सारी वीडियोज़ भी आप डेवलपमेंट की देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अर्ली डेवलपमेंट की सी अर्चिन में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे CSIR में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती ही होती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। जो सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अर्ली स्टेजेस होती हैं सी अर्चिन डेवलपमेंट की, उनका कैसा मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो रेगुलेटिव होता है। ये अभी आगे देखेंगे कैसे रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। जो सिंगल ब्लास्टोमेयर अगर हम आइसोलेट करें 4 सेल स्टेज से, तो होता है क्या इससे कि हर सेल जो होता है वो पूरा का पूरा सी अर्चिन का प्लूटस लार्वा बना देता है, मतलब इंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है सिंगल सेल। तो ये कुछ इस तरीके से अगर मैंने सेपरेट किया तो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा प्लूटस लार्वा बना देगा। देखा ये गया है कि अगर हम सेल्स को आइसोलेट करें लेटर स्टेज से, जब डेवलपमेंट आगे बहुत प्रोसीड हो चुका है, तब वो पूरा सेल्स नहीं बना पाते हैं लर्वल बॉडी के। तो इससे ये भी पता चलता है कि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में जो सेल्स होते हैं वो अपने कमिटेड हो जाते हैं फेट के लिए, उनका फेट लॉक हो जाता है। तो ये सब अभी डिस्कस करते हैं आगे। अब क्लीवेज देखते हैं क्या होता है इनका। जो सी अर्चिन में क्लीवेज होता है वो रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है इसके अंदर, और जो फोर्थ क्लीवेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। जो 4 सेल्स होते हैं एनिमल टीयर के, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमल हाफ के जो 4 सेल्स हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं 8 ब्लास्टोमेयर्स में, और हर ब्लास्टोमेयर का जो होता है वो सेम वॉल्यूम होता है। और इन 8 सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, मीजोमेयर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मीजोमेयर्स फॉर्म होते हैं किससे, एनिमल हाफ से, ये इक्वली डिवाइड होते हैं। मगर जो वेजिटल टीयर होता है यहाँ पे वेजिटल हाफ, वो क्या करता है, वो अनइक्वल इक्वेटोरियल क्लीवेज करता है, जिसकी वजह से 4 बड़े सेल्स बनते हैं, इनको लार्ज माइक्रोमेयर्स कहते हैं, और 4 स्मॉल सेल्स बनते हैं, इनको स्मॉल माइक्रोमेयर्स कहते हैं वेजिटल पोल पे। तो यहाँ पे जब डिवाइड किया वेजिटल हाफ के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्मॉल सेल बने उनको हमने माइक्रोमेयर्स कह दिया, और मैक्रोमेयर्स किसे कह दिया, जो लार्ज वाले सेल्स थे। अब जैसे जैसे 16 सेल एम्ब्रियो क्लीव करता है इनका, तो 8 मीजोमेयर्स जो एनिमल पोल पे थे वो डिवाइड करते हैं इक्वेटोरियली, जिससे प्रोड्यूस होते हैं 2 टीयर्स N1 N2, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैगर्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर हैं, ये इक्वेटोरियली इन्हीं ने यहाँ से डिवाइड किया, ठीक है ना, यहाँ से डिवाइड किया इक्वेटोरियली, तो ऊपर नीचे सेल्स बन गए। मगर जो मैक्रोमेयर्स होते हैं, यानी मैक्रोमेयर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो मेरिडोनली करते हैं डिवाइड। यहाँ से कुछ इस तरीके से एक्सेस बनेगी और यहाँ से डिवाइड करके ये फॉर्म करेंगे। तो क्या फॉर्म करते हैं, टीयर ऑफ 8 सेल्स बिलो AN2। AN2 के नीचे ये AN2 के सेल्स थे, इनके नीचे जो होगा यहाँ पे ये सेल्स फॉर्म कर लेते हैं 8। और कुछ समय बाद जो माइक्रोमेयर्स होते हैं नीचे वाले, ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं, अनइक्वली करेंगे। और इससे क्या होता है, ये जो छोटे वाले माइक्रोमेयर्स होते हैं ये डिवाइड करके 4 अपने से भी छोटे स्मॉल माइक्रोमेयर्स बना लेते हैं, और उन्हीं के नीचे 4 जो होते हैं वो लार्ज माइक्रोमेयर्स होते हैं वेजिटल पोल पे, यहाँ पे वेजिटल पोल पे। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे माइक्रोमेयर्स, यहाँ पे माइक्रोमेयर्स जो होंगे छोटे छोटे वो बन जाएंगे उसके नीचे। तो ये एनिमल पोल था, ये वेजिटल पोल था, कुछ इस तरीके से क्लीवेज होता है। जो स्मॉल माइक्रोमेयर्स थे वो एक ही बार डिवाइड करते हैं, फिर वो अपना डिवाइड करना बंद कर देते हैं अंटिल लार्वल स्टेजेस। अब ये बाद में डिवाइड करेंगे। फेट मैप एंड डिफरेंट सेल लीनिएज देख लेते हैं। जो एनिमल हाफ होता है ऊपर वाला, वो क्या करता है, वो एक्टोडर्म बनाता है, जो कि आगे चल के लार्वल स्किन फॉर्म करता है और न्यूरॉन्स फॉर्म करता है। यहाँ पे ये जो एनिमल पोल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टोडर्म बना रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले सेल्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्टोडर्म बना रहे हैं, AN1 AN2, और यही लार्वल स्किन और न्यूरॉन्स बनाएगा। जो वेज 1 सेल लेयर्स थे वो प्रोड्यूस करते हैं या तो एक्टोडर्मल या तो एंडोडर्मल ऑर्गन्स ऑफ द लार्वा। यहाँ पे वेज 1, ये वेज 1 है, तो एक्टोडर्मल ओरल एक्टोडर्म बनाएगा या हिंकर्डर्म बनाएगा, ये भी आपका एंडोडर्म है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें फॉर्म करते हैं। जो वेज 2 लेयर होती है नीचे वाली, ये वेज 2 लेयर जो होती है, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म करती है, ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर करती है। एंडोडर्म कर सकती है, जिसमें आपका मिड गट फोर गट आएगा,
उसके अलावा स्लोम फॉर्म करता है ये, ठीक है ना, कैविटी। और जो तीसरी चीज़ें फॉर्म करता है वो होता है नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। यहाँ पे ये नीचे वाल जो हाफ होगा यहाँ पे ये करेगा, तो ये जो होगा नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जो होते हैं वो नीचे वाल फॉर्म होते हैं, ऊपर वाल ये एंडोडर्म बनाता है। तो ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर वेज 2 से बनते हैं, वेज 1 से 2 बनते हैं, एक्टोडर्मल या हिंडगट बनेगी, और ऊपर जो है आपका एनिमल हाफ वहाँ से एक्टोडर्म बनते हैं। जो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम थी याली नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, इसको सेकेंडरी मेसेनकाइम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेसेनकाइम कहते हैं, ठीक है ना, इसको सेकेंडरी मेसेनकाइम भी कहते हैं। और ये जनरेट करता है पिगमेंट सेल, इम्यूनोसाइट्स और मसल सेल्स को। अपर टीयर जो होती है माइक्रोमेयर्स की, ठीक है ना, जिसको हम लार्ज माइक्रोमेयर्स कहते हैं, ये लार्ज माइक्रोमेयर्स हमारी ये वाले ऊपर वाले, ये प्रोड्यूस करते हैं स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। नॉन स्केलेटोजेनिक ऊपर वाले कर रहे थे जो आपके वेज 2 वाले थे, मगर जो ये होते हैं लार्ज माइक्रोमेयर्स ये स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाते हैं, और इन्हीं को प्राइमरी मेसेनकाइम कहते हैं। इनको प्राइमरी मेसेनकाइम कहते हैं, 1 डिग्री मेसेनकाइम, ठीक है ना, इनको 1 डिग्री मेसेनकाइम कहते हैं। और यही आगे चल के लार्वल का स्केलेटन जो होता है, रॉड्स होते हैं, फॉर्म करते हैं। जो लोअर टीयर होती है माइक्रोमेयर्स की, जिसको स्मॉल माइक्रोमेयर्स कहते हैं ये वाले, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे स्मॉल माइक्रोमेयर्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे प्रोड्यूस करते हैं जर्मलाइन सेल्स को। तो ये ऐसे डेवलपमेंट होता है, यही इसका फेट मैप है। और डिफरेंट लीनियज हैं, कौन कौन से सेल क्या होंगे, कौन सी लेयर बनाएंगे, इसको हमने देखा। फेट डिटर्मिनेशन। अब फेट कैसे डिटरमाइन होता है? पहली चीज़ है जो फेट ऑफ माइक्रोमेयर्स होता है वो क्या होता है, इनका जो लार्ज माइक्रोमेयर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री मेसेनकाइम की, ठीक है ना, 1 डिग्री मेसेनकाइम की। तो 1 डिग्री मेसेनकाइम जो होते हैं लार्ज माइक्रोमेयर, वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं, उनके अंदर खुद ही डिटरमाइंस पाए जाते हैं, और वही डिटरमाइंस जो होते हैं ना, वही डिटरमाइन करेंगे कि क्या सेल फेट होगा। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होती है इनकी। ये इनहेरिट करते हैं मैटरनल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, जो कि डिपॉजिट होते हैं वेजिटल पोल के ऊपर, एग के। तो ये जैसे एग है, यहाँ पे ये एग है, तो ये हो जाएगा इसका एनिमल पोल, ये हो जाएगा वेजिटल पोल। इसमें यहाँ पे जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो डिपॉजिट होंगे फैक्टर्स, इन्हीं को ये क्या होगा, लार्ज माइक्रोमेयर जो होंगे वो इनहेरिट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे 4th डिवीजन में जब वो फॉर्म होंगे। तो इससे होगा क्या, ये जो 4 माइक्रोमेयर्स हैं ये क्या बना लेंगे, ये स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स बना लेंगे, जो कि आगे चल के स्केलेटल रॉड फॉर्मेशन करता है स्केलेटन का लार्वा के अंदर, ठीक है ना। तो ये बताया मैंने। जो सिग्नल प्रेजेंट होता है इस सेल्स में वो OTX और बीटा कैटनिन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी हम आगे सिग्नलिंग में देखेंगे कैसे इसका रोल होता है। तो इसमें मैटरनल डिटर्मिनेंट्स जो बिफोर फर्टिलाइजेशन आ जाते हैं, वही इसको ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड करते हैं, किसको, प्राइमरी मेसेनकाइम को, जो बनाते हैं स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स। बाकी जो एंडोडर्म और नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम होते हैं, उनका क्या फेट होता है, ये लोग, पहली चीज़ तो ये कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं, ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हैं नेबरिंग सेल्स के। तो ये दोनों कैसे बनते हैं, ये कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं, मतलब अगर सिग्नल नहीं बनेगा तो ये लेयर्स नहीं बनेंगी। बाकी पीछे प्राइमरी मेसेनकाइम तो बन जाएगा अगर सिग्नल बाहर से ना मिले, क्योंकि वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शो करता है। जो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड लार्ज माइक्रोमेयर्स थे जो पीछे देखें, वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, यही कंडीशनली स्पेसिफाई करता है फेट ऑफ द सेल्स, ठीक है ना, यही करेगा। अभी आगे देखेंगे पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन सिग्नल कौन कौन से होते हैं, वो अभी आगे देखेंगे। जैसे एक्टिविन होता है आपका पैराक्राइन, और यहाँ पे ये होगा डेल्टा, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सिग्नल करते हैं सेल्स को अबव द माइक्रोमेयर्स, माइक्रोमेयर्स के जो ऊपर पाए जाते हैं उन सेल्स को ये सिग्नल करते हैं कि या तो वो एंडोडर्म बना ले या नॉन स्केलेटोजेनिक सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स बना ले, जो पिगमेंट सेल और ये सब फॉर्म करती है, और फिर ये क्या करें, इन्वेजिनेट कर जाएं एम्ब्रियो के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेल है जैसे, तो ये लार्ज माइक्रोमेयर क्या करेंगे, ऊपर वाले सेल्स को क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे और इसको कंडीशनली स्पेसिफाई करेंगे। फिर ये जो वेस्ट वाले सेल्स हैं ये आगे चल के या तो एंडोडर्म बनाएंगे या नॉन स्केलेटोजेनिक सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स बनाएंगे। नोट करने की बात यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर CHN के अंदर ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दोनों पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लिएगा, इस पर सवाल आ चुका है, ठीक है ना। अब ड्रिच आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगर इंटैक्ट 4 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो ले नॉर्मल, तो वो नॉर्मल प्लूटस लार्वा बनाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये होगा फर्टिलाइजेशन एनवेलप के अंदर होगा ये, ठीक है ना, और ये नॉर्मल प्लूटस लार्वा फॉर्म करेगा। मगर अगर हम रिमूव कर दें फर्टिलाइजेशन एनवेलप को और हर सेल को आइसोलेशन में क्या करें, ग्रो करवाएं, तो हर सेल जो होगा वो स्मॉलर बट नॉर्मल प्लूटस लार्वा फॉर्म करेगा। स्मॉल होगा मगर नॉर्मल होगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव कर दिया किसको, यहाँ पे रिमूव कर दिया फर्टिलाइजेशन एनवेलप को। तो जब रिमूव किया फर्टिलाइजेशन एनवेलप और इन सेल्स को आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया 4 सेल्स को, तो हर सेल ने क्या किया, हर सेल ने यहाँ पे प्लूटस लार्वा फॉर्म कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है आपका कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो एक्सपेरिमेंट थे इन्हें प्रोवाइड किया कि यहाँ पे जो सेल फेट होता है वो डिपेंड करता है उनके नेबर्स के ऊपर, ठीक है ना, और नेबर्स पे डिपेंड करता है। अगर नेबर्स नहीं होंगे तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये आगे जो नेबर्स पे थे, क्योंकि तभी तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने साबित किया था और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेबल एविडेंस था इसका। अब ड्रिच प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है कि सी अर्चिन में जो पहले के 2 क्लीवेज होते हैं वो मेरिडोनल होते हैं, ठीक है ना, मेरिडोनल क्लीवेज होते हैं। और जो तीसरा होता है वो कैसा होता है, इक्विटोरियल होता है, जो कि डिवाइड करता है एम्ब्रियो को 4 ऊपर के और 4 नीचे के सेल्स में, जो अभी पीछे हमने देखा। ड्रिच ने क्या किया, इसका चेंज कर दिया डायरेक्शन ऑफ थर्ड डिवीजन। जो थर्ड क्लीवेज होता है उसका कैसे इन्होंने चेंज कर दिया, बाय कंप्रेसिंग एम्ब्रियो बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स, कुछ इस तरीके से। तो इन्होंने 2 ग्लास प्लेट जो थी इसके बीच में इसको कंप्रेस कर दिया। अब जब कंप्रेस किया, जो थर्ड डिवीजन था वो भी मेरिडोनल हो गया यहाँ से, ठीक है ना। कुछ यहाँ से ऐसे एक्सिस बनी होगी और यहीं से ऐसे वो डिवाइड करके सेल्स में अगल बगल बढ़ गया, ठीक है ना, बिल्कुल पिछले 2 की तरह। तो इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, मेरिडोनल कर दिया। तो आफ्टर ही रिलीज द प्रेशर द 4th डिवीजन बिकम इक्वेटोरियल। और जब इन्होंने यहाँ से प्रेशर जो था रिलीज किया, यहाँ से प्रेशर रिलीज कर दिया, ठीक है ना। अभी तो इधर तो प्रेशर डाल रहे थे ये, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरिडोनल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, जब रिलीज किया तो वो कैसा हो गया, दोबारा इक्वेटोरियल हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे एक्सेस फॉर्म हुई और ये ऊपर और नीचे सेल्स में बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये इन्होंने किया। इस प्रोसीजर से क्या हुआ, रीशफलिंग हो गई न्यूक्लियाई की, अपने जो ओरिजिनल रीजन था उससे दूसरे रीजन में चले गए। जैसे मानी कोई रीजन था जो बना रहा था एंडोडम, वो कहाँ चला गया, वो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म रीजन में चला गया। और ऐसे ही जो एक्टोडर्मल वाले न्यूक्लियाई सेल्स थे वो क्या हुए, वो एंडोडर्मल रीजन में चले गए, ठीक है ना, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनिमल वेजिटल सेल्स का मिक्सअप हो गया, ऊपर नीचे आ गया। मगर इसके बावजूद भी इन्हें देखा कि मतलब इन्हें नॉर्मल लार्वा ऑब्टेन किया इस एम्ब्रियोज से। क्योंकि अब देखिए सेल ऊपर नीचे चले गए, एक्टोडर्म वाले एंडोडर्म की तरफ चले गए, एंडोडर्म वाले एक्टोडर्म की तरफ चले गए। मगर उसके बावजूद भी जब डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल प्लूटस लार्वा फॉर्म हुआ। अरे बात नहीं, मैंने नॉर्मल लार्वा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे जो ड्रिच थे इन्हीं ने कंक्लूड किया कि जो रिलेटिव पोजीशन होती है ब्लास्टोमेयर की वही डिटरमाइन करती है कि क्या उससे बनेगा। अरे बात सही में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन हुआ बिटवीन सेल्स, ऊपर वाले सेल्स दूसरे वाले सेल्स को जो होंगे वो इंड्यूस कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, और वैसे नीचे वाले। तभी तो एक्टोडर्म वालों को हमने एंडोडर्म में डाला तो एंडोडर्म बन गई। तो ये चीज़ इन्हें बताया कि रिलेटिव पोजीशन जो होती है ब्लास्टोमेयर की वही डिटरमाइन करती है क्या उससे बनेगा। तो ये इन्होंने कंक्लूजन दिया। अब ड्रिच एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन, तो दोनों एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उन्होंने बताए। पहली चीज़ तो ये बताई इन्होंने, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो होती है आइसोलेटेड ब्लास्टोमेयर की वो ज़्यादा होती है उसके एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट से। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो एक्चुअली बनाता है कोई भी सेल, जैसे एक्टोडर्म में वो क्या बना रहा है, एक्टोडर्म ही बनाएगा, तो उसकी वो एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट है। मगर अगर उसको हम एंडोडर्म में भी डाल देंगे तब वो एंडोडर्म भी बना लेगा, क्योंकि उसकी प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो है वो ज़्यादा है। जो नॉर्मली वो बनाता है उससे ज़्यादा भी वो बना सकता है। तो पोटेंसी जो ज़्यादा होती है उसकी एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट से। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ड्रिच ने कंक्लूड किया जो सी अर्चिन एम्ब्रियो होता है वो हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम होता है। मतलब
जो पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वही एक दूसरे से इंटरैक्ट करके क्या करते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यही इन्होंने बताया कि मतलब सेल इंटरेक्शन जो होता है वही क्रिटिकल होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। बाकी जो डिश ने ये भी कंक्लूड किया कि जो फेट ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का फेट होता है कोई भी, वो डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पे करता है। ये मैंने बताया, अगर वो एंडोडर्म की तरफ होगा एक्टोडर्म वाला सेल, तो उसका न्यूक्लियस क्या करेगा, वैसे इंड्यूस होगा और वो एक्टोडर्म या एंडोडर्म बना लेगा। जिस पोजीशन पे जो सेल्स बनते हैं वही वो एक्वायर करेगा। तो इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स डिटरमाइन देयर फेट। जो न्यूक्लियस का फेट होता है वो किससे डिटरमाइंड होता है, वो इंटरेक्शन बिटवीन सेल से होता है। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स मिल जाएंगे दूसरे सेल से और वो क्या करेगा, वो आगे उस वाली फेट में चला जाएगा। फिर माइक्रोमेयर्स जो होते हैं यही होते हैं मेजर सिग्नलिंग सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो माइक्रोमेयर्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि इंड्यूस कर सकें पर्सपेक्टिव एक्टोडर्मल सेल्स टू एक्वायर अदर सेल फेट्स। मतलब अगर कोई सिग्नल ना मिले तो वो एक्टोडर्मल सेल्स बना लेता सिर्फ, अगर सिग्नल मिलेगा तब ये क्या बना लेगा, तो ये इंड्यूस कर देगा कि दूसरे सेल फेट्स में सेल्स जा सकें। तो पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखे कि नॉर्मल डेवलपमेंट हमने देखा 60 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो का। तो यहाँ पे जो फेट थे वो डिफरेंट लेयर्स के कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फेट था सबका जो हमने पीछे डिस्कस किया, और इसने क्या किया, एक नॉर्मल प्लूटस लार्वा नॉर्मली डेवलप होता है 60 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो से। मगर जब इन्होंने आइसोलेट किया एनिमल हेमिस्फीयर को, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले सेल्स को इन्होंने क्या किया, एनिमल हेमिस्फीयर जो था उसको अलोन हम इन्होंने आइसोलेट किया। तो जब इसको आइसोलेट किया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने देखा क्या कि सिलिएटेड बॉल ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टोडर्मल सेल्स बन गई। एक सिलिएटेड बॉल बन गई जिसको डेरोब्लास्टुला कहा इन्होंने, ठीक है ना, ये डेरोब्लास्टुला बनी, ठीक है। तो इसका कंप्लीट एनिमलाइजेशन हो गया और सिर्फ एक्टोडर्मल सेल्स बने। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइसोलेटेड हेमिस्फीयर जो था, ये आइसोलेटेड हेमिस्फीयर जो था, उसमें इन्होंने क्या किया, कुछ माइक्रोमेयर्स डाल दिए। जब माइक्रोमेयर्स डाल दिए कुछ इस तरीके से, तो ये माइक्रोमेयर्स क्या करेंगे, ऊपर वाले सेल्स को इंड्यूस करेंगे। जब ये ऊपर वाले सेल्स को इंड्यूस करेंगे तो एक रिकॉग्नाइजेबल लार्वा जो प्लूटस लार्वा है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे माइक्रोमेयर्स जो होते हैं वही मेजर सिग्नलिंग सेंटर होते हैं, वही सिग्नल करते हैं और नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसीड कराते हैं और प्लूटस लार्वा बनता है सी अर्चिन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अभी जो माइक्रोमेयर्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि इंड्यूस कर सकें सेकेंडरी एक्सेस भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। जब इन्होंने माइक्रोमेयर्स को ट्रांसप्लांट किया एनिमल पोल पे 16 सेल एम्ब्रियो के, ठीक है ना, माइक्रोमेयर्स को इन्होंने ट्रांसप्लांट किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी इन्होंने माइक्रोमेयर्स रख दिए। तो ये जो ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमेयर्स थे ये इन्वेजिनेट कर गए ब्लास्टोसील में और न्यू सेट ऑफ स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल्स बना लिए जो आगे चल के स्केलेटल रॉड बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमेयर से भी स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम्स बन गए। और उसने क्या इंड्यूस किया, उसने इंड्यूस किया कि वो सेकेंडरी आर्केंटियन भी बनाए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से इन्वेजिनेट करा अंदर वाल और यहाँ पे एक और जो आर्केंटियन था वो बना लिया, ठीक है ना। तो इंड्यूस आर्केंटियन जो सेकेंडरी था वो भी फॉर्म हो गया। तो इससे ये पता चला कि जो माइक्रोमेयर्स होते हैं इनके पास यहाँ तक कि ये एबिलिटी होती है कि सेकेंडरी एक्सेस को भी इंड्यूस कर सकें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट है रोल ऑफ डाइशेल्ड एंड बीटा कैटेनिन इन स्पेसिफाइंग द माइक्रोमेयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइशेल्ड और बीटा कैटेनिन का क्या रोल होता है। स्पेसिफिकेशन जो होती है माइक्रोमेयर लीनिएज की वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही स्टार्ट हो जाती है अनडिवाइडेड एग के अंदर। जब दो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स डाइशेल्ड और बीटा कैटेनिन जो होते हैं जो कि पाए जाते हैं वेजिटल पोल ऑफ एग के, उनको इनहेरिट कौन कर लेता है, इनकॉर्पोरेट करता है माइक्रोमेयर। जैसे ही वो बनता है किसमें, फोर्थ क्लीवेज में। जो चौथा क्लीवेज होता है उसके अंदर जब ये बनता है तो फौरन ही ये इनहेरिट कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है माइक्रोमेयर। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक था, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फोर्थ क्लीवेज, जब यहाँ पे फोर्थ क्लीवेज हुआ, ठीक है ना, फोर्थ क्लीवेज पे हुआ तो यहाँ पे ये जो सेल्स होंगे इधर वाल, इसको क्या करेंगे, माइक्रोमेयर जो होंगे वो इनहेरिट कर लेंगे। तो डाइशेल्ड का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन बीटा कैटेनिन का माइक्रोमेयर्स में और वेस्ट टू टीयर ऑफ माइक्रोमेयर सेल्स। जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं जो सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल्स बनाते हैं, ठीक है ना, वेस्ट टू टीयर में, उसमें भी थोड़ा ये क्या होता है,
काम होता है बीटा कैटनिन का। बीटा कैटनिन क्या करेगा, फिर इंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में इन सेल्स के, जहां ये कंबाइन करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से और एक्टिवेट कर देगा जीन का एक्सप्रेशन। ठीक है ना, आगे ये भी डिस्कस करेंगे कैसे। बीटा कैटनिन जो होता है यही अर्लीस्ट स्पेसिफायर्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं माइक्रोमेयर्स का, ठीक है ना, माइक्रोमेयर्स को, और यही डिटरमाइन करते हैं मेसोडर्मल और एंडोडर्मल फेट को भी, ये भी हम आगे देखेंगे। अब कुछ केस हैं। केस 1 है कि अगर हम एम्ब्रियो को ट्रीट करते किससे, लिथियम क्लोराइड से, जो कि इनिबिट करता है किसको, GSK3 को। तो GSK3 इनिबिटेड हो जाएगा इससे, और फिर क्या होगा, बीटा कैटनिन जो होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा सारे न्यूक्लियस में, सारे ब्लास्टुला सेल्स के, ठीक है ना। तो सारे न्यूक्लियस में कौन चला जाएगा, बीटा कैटनिन। फिर इससे होगा क्या, ये सेल जो होंगे एनिमल पोल के भी, जो ऊपर वाल एक्टोडर्म बना रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म और मेसोडर्म ही बनाएंगे, बाकी एक्टोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये केस 1 है अगर हम लिथियम क्लोराइड से ट्रीट कर देंगे, क्योंकि बीटा कैटनिन सारे सेल्स के न्यूक्लियस में चला जाएगा ना। नेक्स्ट केस 2 है, जब बीटा कैटनिन को हमने प्रिवेंट किया कि वो इंटर ना कर सके न्यूक्लियाई में, वो साइटोप्लाज्म में रहे, तो जो वेजिटल सेल फेट्स हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा कैटनिन ही का रोल है जो कि अंदर जाके वो प्राइमरी, सेकेंडरी मेसेंकाइम और एंडोडर्म्स को बनाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, इंटायर एम्ब्रियो जो होगा वो क्या बन जाएगा, सिलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल, जो भी पीछे देखा था एक्टोडर्मल बॉल बनी जा रही थी डिरोब्लास्टुला से, ठीक है ना, ये पीछे देखा था हमने। नो फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। अगर हमने बीटा कैटनिन को नहीं जाने दिया न्यूक्लियस में तो मेसोडर्म और एंडोडर्म नहीं बनेगा, क्योंकि यही अभी ने पीछे देखा कि अर्लियर स्पेसिफायर्स हैं ये। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेजिटल सेल्स। अब वेजिटल सेल्स का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, जो स्केलेटोजेनिक माइक्रोमेयर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक सिग्नल जो कि इंड्यूस करता है चेंजेस एडजेसेंट सेल्स में, जो उसके नेबरिंग सेल्स होते हैं उसी में ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है, स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम, जिसको प्राइमरी मेसेंकाइम भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनमें एक सिग्नल होता है जो TGF बीटा सुपर फैमिली से बिलोंग करता है, पैराक्राइन फैक्टर, इसका नाम है एक्टिविन। ये सिग्नल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लार्ज माइक्रोमेयर्स हैं, ठीक है ना, ये इंड्यूस करेंगे बाकी सेल्स को एक्टिविन रिलीज करके, और यही काम करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर एक्टिविन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डबल नेगेटिव गेट। ये एक सर्किट होता है जो भी आगे डिस्कस करेंगे, सिग्नलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे डिपेंडेंट होता है किसका, एक्सप्रेशन आपका एक्टिविन जीन का। एक्टिविन सिक्रीशन जो होता है यही क्रिटिकल होता है कि एंडोडर्म फॉर्मेशन कर सके। अगर एक्टिविन नहीं होगा तो एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। नोट करने की बात यह है कि अगर एक्टिविन सिग्नल को हम ब्लॉक करें तो वहाँ पे जो एडजेंट सेल होंगे वो एंडोडर्म नहीं बनाएंगे, यही हमने बताया अभी, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविन अगर ब्लॉक किया जाएगा तो एंडोडर्मल सेल्स नहीं बनेंगे। एक और सेल स्पेसिफाइंग सिग्नल होता है जो माइक्रोमेयर से निकलता है, जिसका नाम है डेल्टा, जो कि एक जक्स्टाक्राइन प्रोटीन है। ये डेल्टा जो होता है ये भी अंडर द कंट्रोल होता है डबल नेगेटिव गेट के, जो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये डेल्टा का फंक्शन क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है नॉच प्रोटीन, जो एडजेसेंट सेल पे नॉच होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। एडजेसेंट कौन से, वेज2 सेल्स जो उसी के ऊपर होते हैं, उसमें भी ये क्या करता है, वेज2 सेल्स जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम सेल्स बन जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेसेंकाइम बन जाते हैं, ठीक है ना। ये अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे। यहाँ पे एक्टिवेट करता है एक्चुअली GCM ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और इनहिबिट करता है FOXA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नोट करने की बात यह है कि जो GCM होता है, ठीक है ना, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कि ये सेकेंडरी मेसेंकाइम बना सके, ठीक है ना, इसके स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। बाकी जो FOXA होता है ये एंडोडर्म को प्रमोट करता है। तो जो अपर वेज2 सेल्स होते हैं वो रिसीव नहीं कर पाते, मतलब वेज2 के जो ऊपर वाल हाफ होगा वो रिसीव नहीं कर पाएगा सिग्नल को डेल्टा के, और रिटेन कर देगा FOXA के एक्सप्रेशन को। मैंने बताया FOXA अगर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा उससे एंडोडर्मल सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका GCM होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी मेसेंकाइम बनेंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी मेसेंकाइम बनेंगे नॉन स्केलेटोजेनिक आपके। बाकी अगर FOXA अगर है तो FOXA क्या करेगा, ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन करा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड। अब डिस्कस करते हैं डबल नेगेटिव गेट सर्किट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिग्नलिंग, ये ऐसी मैकेनिज्म है
कि नॉर्मली जो रिप्रेसर होता है सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है और वो इनएक्टिव करता है किसको, जीन ऑफ स्पेसिफिकेशंस को, जो जीन्स होती हैं उनको इनएक्टिव रखता है रिप्रेसर, ठीक है ना, लॉक रखता है। मगर ये जीन जो होती हैं वो एक्टिव हो सकती हैं जब इसके रिप्रेसर को रिप्रेस कर दे कोई और रिप्रेसर, तो इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव गेट। कहने का मकसद ये है कि एक्टिवेशन तभी होगा इन जीन्स का, जो कि स्पेसिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जब रिप्रेशन हो जाए इनके रिप्रेसर का, उस रिप्रेसर का कोई रिप्रेसर उसको रिप्रेस कर देगा, तब ये वाली जीन्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये जो गेट होता है अलाउ करता है टाइट रेगुलेशन के लिए फेट स्पेसिफिकेशन की, कि प्रमोट कर सके किसका एक्सप्रेशन, जो स्पेसिफिकेशन जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन जब कोई इनपुट सिग्नल प्रेजेंट हो। अब इसके अंदर OTX और बीटा कैडनिन होता है, वही प्रमोट करता है, और यही जो होगा वो रिप्रेस कर देगा सेम जीन्स को इन अदर सेल टाइप्स, मतलब दूसरे सेल को जो होगा वो रिप्रेस करे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा। वो अभी आगे देखते हैं कैसे। जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सिग्नलिंग में वो आपका OTX और बीटा कैडनिन है, जो कि सिग्नल है यही है। अगर प्रेजेंट नो सिग्नल इज प्रेजेंट, अगर सिग्नल नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे रिप्रेसर लॉक रखेगा जीन्स को, उनकी स्पेसिफिकेशन जीन्स जो हैं, ठीक है। रिप्रेसर कौन है, HC, यही किसको इनहिबिट करता है, ये जीन्स को करता है, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन जीन्स को यही इनहिबिट करता है। अगला है रिप्रेसर ऑफ रिप्रेसर। अब रिप्रेसर का मैंने बताया कोई रिप्रेसर होगा वो उसको इनहिबिट करेगा और अनलॉक कर देगा जीन्स को, तो वो होता है PMR1। उसके अलावा जीन्स फॉर स्पेसिफिकेशन जिसको HC इनहिबिट करता है कौन होती है, ALX1, TBR, ETS और डेल्टा। ये अब सिग्नलिंग में हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसकी सिग्नलिंग देख लेते हैं कैसे होती है सिग्नलिंग। ये माइक्रोमेयर्स में जो कि आपके 1 डिग्री मेसेनकाइम सेल्स बनाते हैं, ठीक है ना, मेसेनकाइम सेल्स बनाते हैं। इनमें मैटरनल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, OTX और बीटा कैडनिन, ये पीछे बताया था मैंने। वो किसको एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं PMR1 को, जिसकी वजह से PMR1 एक्टिव होता है और वो इनहिबिट कर देता है किसको, HC को। और HC क्या है, हमारा रिप्रेसर है। यहाँ पे ये क्या है, रिप्रेसर है। उसको जब ये इनहिबिट करते हैं तो HC इन टर्न जो बाकी जीन्स होती हैं स्पेसिफिकेशन की उनको इनहिबिट नहीं कर पाता। यहाँ पे ये जो होंगी वो नहीं चलेंगी, वो इनहिबिट नहीं कर पाएगा। जब इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो ALX1, TBR, ETS और डेल्टा जो होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे जो कि एक्टिवेट कर देंगे स्केलेटल फॉर्मिंग जीन्स को, यानी कि ये 1 डिग्री मेसेनकाइम जो होंगे, ठीक है ना, मेसेनकाइम सेल्स बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बाकी जो डेल्टा इनमें एक्सप्रेस किया है वो डेल्टा क्या करेगा, नॉच को सिग्नल करेगा। ये जक्शा क्लाइंट सिग्नलिंग है जो पीछे बताई थी। और नॉच को क्या करेगा कि ये प्रमोट कर सके नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स। साथ में यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, जिसकी वजह से नो सिग्नलिंग की वजह से ये एक्टिव नहीं होगा PMR1, और ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा HC को, और HC एक्टिव रहेगा। फिर HC क्या करेगा, ये बाकी जो जीन्स फॉर स्पेसिफिकेशंस थी ALX1, TBR, इन सबको इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, सबको इनहिबिट कर दिया। तो ये यूं ही लॉक करे रखता है, मगर जब अगर सिग्नल ना प्रेजेंट हो तो ये रिप्रेस रखेगा। तो सिग्नल है नहीं तो रिप्रेस रखा है इसने। और ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ दीज जीन्स एंड रिसीविंग सिग्नल बाय द नॉच, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री मेसेनकाइम सेल्स बन जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर इसको देखें तो मैटरनल फैक्टर्स थे OTX बीटा कैडनिन, इसने PMR1 को एक्टिव किया, जिसने इनहिबिट कर दिया HC को जो कि एक रिप्रेसर था। और HC ने फिर क्या किया, बाकी जीन्स को इनहिबिट नहीं कर पाया। और यहाँ पे क्या हुआ, स्केलेटन फॉर्मिंग जीन्स एक्टिव हो गई। फिर यहाँ पे जो डेल्टा एक्सप्रेस हुई थी उसने नॉच को सिग्नल किया, और यहाँ पे वैसे भी कोई सिग्नल नहीं प्रेजेंट था, जिससे PMR1 जो था वो एक्टिव नहीं हो पाया। और HC एक्टिव हो गया, जिसने बाकी जो जीन्स थी उनके फेट को लॉक कर दिया और इनएक्टिव रखा। तो ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ दीज जीन्स और नो सिग्नल जो डेल्टा से मिला, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जो सेकेंडरी मेसेनकाइम थे वो बना लिए। तो मैकेनिज्म वर्ड्स में देख लेते हैं कि OTX बीटा कैडनिन जो था वो कंसंट्रेटेड था वेजिटल पोल ऑफ द एग पे। जैसे एग है तो यहाँ पे वेजिटल पोल जो होगा यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, ये पीछे मैंने बताया। फिर ये जो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स थे इसमें माइक्रोमेयर्स में, उन्हीं ने एक्टिवेट कर दिया PMR1 जीन को, अभी मैंने पीछे बताया। जब PMR1 जीन एक्टिवेट हुई तो इसने क्या किया, इसने रिप्रेस कर दिया HC रिप्रेसर को। अब ये HC का रिप्रेसर था इसलिए HC को रिप्रेस कर दिया।
फिर इंटर्न क्या हुआ, HC ने इनहिबिट नहीं कर पाया जो जीन्स थी स्पेसिफिकेशन की, LX1, TBR, ETS और डेल्टा। इससे हुआ क्या, स्केलेटन फॉर्मिंग जीन जो थी वो एक्टिवेट हो गई और प्राइमरी मेसेंकाइम बन गए। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो वेस्ट 2 सेल्स थे उसमें PMR जो था वो एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं प्रेजेंट था। वहाँ पे फिर HC ने क्या किया, अपना वही काम किया जो नॉर्मली सेल में करता है, इनहिबिट कर दिया स्केलेटोजेनिक जीन्स को। फिर ये क्या हुआ, इन सेल्स में नॉच प्रेजेंट था, मैंने बताया था पीछे नॉच प्रेजेंट था। उस नॉच से क्या किया, इन्हीं ने डेल्टा सिग्नल को रिसीव किया जो कि स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम प्राइमरी मेसेंकाइम बना चुके थे, और जिसकी वजह से यहाँ पे नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम जीन्स जो थी वो एक्टिव हो गई क्योंकि एक तो इनको पास खुद सिग्नल नहीं है, दूसरा डेल्टा भी मिल गया और इन्होंने क्या बना दिया, सेकेंडरी मेसेंकाइम सेल्स बना दी। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट टू वेस्ट 2 सेल्स देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा। अगर हमने ऐड किया PMR1 mRNA को, ये क्या करता है, ये इनहिबिटर है किसका, HC का। जब ये HC का इनहिबिटर है तो ये HC को इनहिबिट करेगा और जीन्स फॉर स्पेसिफिकेशंस जो होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी और स्केलेटन फॉर्मिंग जीन्स जो होंगी वो क्या करेंगी, स्केलेटन बना देंगी और ये प्राइमरी मेसेंकाइम बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इससे ट्रीट करेंगे हम, एडिशन करेंगे इसका mRNA, तो स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम जो प्राइमरी मेसेंकाइम है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम एडिशन करें HC mRNA, तो HC का काम होता है बाकी जीन ऑफ स्पेसिफिकेशंस को, जीन्स को इनहिबिट करना। जब HC प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम फॉर्मेशन होगा, मतलब 2 डिग्री वाले बन जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो जीन्स फॉर स्पेसिफिकेशन है वो इनहिबिट हो जाएंगी HC के वजह से। नेक्स्ट है, अगर एंटीसेंस ऑफ HC डालें mRNA तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा HC का और उसको इनहिबिट कर देगा HC को। जब HC इनहिबिट होगा तब क्या होगा, जीन्स फॉर स्पेसिफिकेशन जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, तो तब क्या बनेगा, स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम फॉर्मेशन होगा जो कि 1 डिग्री होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। अगर हम एंटीसेंस डाल दें PMR1 का, तो PMR1 जो है वो इनहिबिट करता है इसको HC को। अगर PMR1 ही इनहिबिट हो जाएगा तो वो HC को इनहिबिट नहीं कर पाएगा और बात होगा क्या, HC जो एक्टिव होगा वो इनहिबिट कर देगा बाकी जीन्स को स्पेसिफिकेशन की। तो जब इसको इनहिबिट कर देगा तब क्या होगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम यानी कि सेकेंडरी मेसेंकाइम सेल बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी, ये जो ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया सी अर्चिन का डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PYQs जो होंगे जो CSIR नेट में पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Please like, share and subscribe.